सूरज ढल चुका था और गंगा के किनारे बसे छोटे से कस्बे मायापुर में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मायापुर, जहां गंगा की लहरें हर रात कहानियां बुनती थीं, आज कुछ बेचैन सी लग रही थीं। कस्बे के बाहरी छोर पर बनी पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, अब भी अपनी रहस्यमयी चुप्पी में डूबी थी। रमा, एक 32 वर्षीय पत्रकार, अपने दफ्तर से लौट रही थी। वह दिल्ली की भीड़-भाड़ से तंग आकर मायापुर में अपने पैतृक घर में रहने आई थी। उसका घर हवेली से ज्यादा दूर नहीं था और हर रात जब वह उस रास्ते से गुजरती, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। आज रात कुछ अलग था। हवेली के टूटे-फूटे दरवाजे के पास उसे एक परछाई दिखी, लंबी, काली और असामान्य। वह रुकी, उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद थकान की वजह से, रमा ने खुद को समझाया और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गई। लेकिन उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई अनचाही परछाई उसके पीछे थी। अगले दिन रमा ने अपने दोस्त और स्थानीय इतिहासकार प्रोफेसर विश्वनाथ से इस बारे में बात की। विश्वनाथ मायापुर के इतिहास को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बताया कि वह हवेली कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी, जो 1940 के दशक में अपने क्रूर स्वभाव के लिए कुख्यात थे। उनकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और तब से हवेली को शापित माना जाता था। रमा, उस हवेली से दूर रहो, विश्वनाथ ने चेतावनी दी। लोग कहते हैं कि वहां रघुवीर की आत्मा भटकती है। रमा ने हंसकर बात टाल दी। वह एक तार्किक पत्रकार थी जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन उस रात जब वह अपने लैपटॉप पर हवेली के बारे में जानकारी जुटा रही थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उसके दादाजी की थी। डायरी में एक पेज पर लिखा था, रघुवीर की परछाई हर उस इंसान को सताती है जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। रमा के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह परछाई सचमुच रघुवीर की थी? और अगर हां, तो वह क्या चाहती थी? रमा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने हवेली का दौरा करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंची। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें रघुवीर सिंह की तस्वीर भी थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह रमा को घूर रहा हो। हवेली के तहखाने में उसे एक ताला लगा हुआ कमरा मिला। ताले को तोड़ने की कोशिश में उसे एक धातु का बॉक्स मिला, जिसमें कुछ पुराने पत्र और एक लॉकेट था। पत्रों में रघुवीर की पत्नी सावित्री का जिक्र था, जो अपनी मृत्यु से पहले रघुवीर से डरती थी। एक पत्र में लिखा था, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, उसकी परछाई हमेशा मेरे पीछे है। रमा को अब यकीन हो गया कि इस कहानी में कुछ गहरा राज छिपा है। उसने विश्वनाथ को पत्र दिखाए और दोनों ने मिलकर सावित्री की कहानी खोजने का फैसला किया। जांच के दौरान रमा को पता चला कि सावित्री एक प्रतिभाशाली गायिका थी, लेकिन रघुवीर ने उसकी प्रतिभा को दबा दिया था। उसने सावित्री को हवेली में कैद कर रखा था और उसकी मृत्यु एक रहस्य बनी रही। कुछ लोगों का मानना था कि रघुवीर ने ही उसकी हत्या की थी। रमा को एक स्थानीय बुजुर्ग, मंगल चाचा, ने बताया कि सावित्री की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, अपनी आजादी की तलाश में। मंगल चाचा ने यह भी बताया कि सावित्री का लॉकेट, जो रमा को मिला था, उसका बहुत महत्व था। उसमें सावित्री की एक तस्वीर थी और कहा जाता था कि वह लॉकेट उसकी आत्मा का हिस्सा है। रमा ने लॉकेट को गंगा के किनारे ले जाकर एक छोटी सी पूजा की, जैसा कि मंगल चाचा ने सुझाया था। उस रात उसे सपने में सावित्री दिखी, जो उससे कह रही थी, मेरी कहानी दुनिया को बताओ, मुझे मुक्ति दो। रमा ने सावित्री की कहानी को एक लेख के रूप में अपने अखबार में छापा। उसने रघुवीर की क्रूरता और सावित्री की त्रासदी को दुनिया के सामने लाया। लेख छपने के बाद मायापुर में हवेली के आसपास की अजीब घटनाएं कम होने लगीं। लोगों का मानना था कि सावित्री की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन रमा के लिए यह अंत नहीं था। उसे अब भी लगता था कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। एक रात जब वह घर में अकेली थी, उसे फिर वही ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
अंधेरे में से एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद रमा, तुमने मुझे मुक्ति दी। और फिर वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अनचाही परछाई एक ऐसी कहानी है जो अतीत के दर्द, सच्चाई की खोज और मुक्ति की यात्रा को दर्शाती है।